हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज जैसे कि आपका चल रहा है चैप्टर नंबर 6 किरचॉफ के नियम तथा वैद्युत परिपथ। इस चैप्टर में हमने पढ़ा दिया था आपको पिछले वीडियो में शैलों का समांतर क्रम संयोजन। आज हम स्टार्ट करेंगे शैलों का मिश्रित क्रम संयोजन। इसके बाद में पढ़ेंगे हम किरचॉफ के नियम। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका आज पहला हेडिंग रहेगा शैलों का मिश्रित क्रम संयोजन। क्रम संयोजन। अच्छा, जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो अपना तैयार हो जाएं। तो मिश्रित क्रम संयोजन क्या होता है? इस संयोजन में कुछ शैलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर इन श्रेणियों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस प्रकार के संयोजन को मिश्रित क्रम संयोजन कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि कुछ शैलों की श्रेणियां बनाई गई हैं। प्रत्येक श्रेणी में आपकी n शैलें लगी हुई हैं। n हो कोई भी संख्या भी हो सकती है, 2 शैलें, 4 शैलें। तो n शैलें हम मान लेते हैं कि n शैलें आपकी श्रेणी क्रम में लगी हैं। आपको जो संख्या दी वो संख्या के हिसाब से मान सकते हैं। अच्छा, ये हमने इस प्रकार से एक श्रेणी में n शैलें लगी हैं। यहाँ पर आपको प्रदर्शित हमने किया है कि 3 शैलें लगी हैं, लेकिन हम मान लेते हैं कि n शैलें लगी हैं प्रत्येक श्रेणी में, और जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल स्मॉल e और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। अब इस प्रकार की m श्रेणियों को आपस में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये एक हो गई। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, m श्रेणियाँ हैं तो m के स्थान पे यहाँ पर हम कुछ और शैलें लगा देते हैं। ये विद्युत वाहक बल प्रत्येक का स्मॉल e, कैपिटल E और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। इस प्रकार से हम डायग्राम बना लेते हैं। और इस पूरे संयोजन का संबंध कर देते हैं हम एक कुंजी के द्वारा बाह्य प्रतिरोध, जिसका प्रतिरोध है कैपिटल R। अब प्रत्येक शैल का यहाँ पर विद्युत वाहक बल क्या है, कैपिटल E, और आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r प्रत्येक शैल का। अब यहाँ पर प्रत्येक श्रेणी में n प्रत्येक श्रेणी में शैलें हैं, ठीक है, और आपकी m श्रेणियां हैं, m पंक्तियां हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं m पंक्तियां, श्रेणियों की m पंक्तियां हैं। इस प्रकार से हमारा चित्र बन गया। अब इस प्रकार अगर शैलों का संयोजन होता है तो परिपथ में धारा का मान क्या होगा, इसको हमें निकालना है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, समांतर क्रम में हम पढ़ चुके हैं कि एक पंक्ति का जो विद्युत वाहक बल होता है वही
पूरे परिपथ का विद्युत वाहक बल होता है। यहाँ पर एक पंक्ति में शैलों की संख्या है स्मॉल n, हमने ये माना है। आपको यहाँ पर दिखाई गई हैं 3 शैलें, लेकिन हमने माना है। तो यहाँ पर लिखेंगे तब एक पंक्ति का कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? n शैलें लगी हुई हैं एक में, तो इनका योग कितना हो जाएगा? NE, और यही हो जाएगा इस पूरे परिपथ का विद्युत वाहक बल। अब हम बात कर लेते हैं एक पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध, एक पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध। अच्छा, एक पंक्ति का आंतरिक प्रतिरोध हम निकाल चुके हैं। जब n शैलें आपकी एक पंक्ति में श्रेणी क्रम में लगी हों और प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r हो, तो वहाँ पर हम निकाल चुके हैं कि आंतरिक प्रतिरोध हो जाता है स्मॉल r। अब यहाँ पर लिखेंगे तब m पंक्तियों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध। अच्छा, कुल आंतरिक प्रतिरोध। अब ये जो आंतरिक प्रतिरोध हैं, एक श्रेणी का कितना हो गया? एक पंक्ति का हो गया है, जो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं उसका प्रतिरोध आया NR। अब इनको आपस में NR इसका भी हो गया, 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 आपस में ये किस प्रकार जुड़े हैं? समांतर क्रम में। तो यहाँ पर समांतर क्रम में निकालेंगे तो वही सूत्र लगाना पड़ेगा, 1/NR प्लस 1/NR प्लस डॉट डॉट प्लस M/NR। तो टोटल प्रतिरोध कितना हो जाएगा? इसका टोटल प्रतिरोध आएगा NR/M। ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे तब पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध, यहाँ पर आपका श्रेणी क्रम में कैपिटल R भी है, तो यहाँ पर पूरा प्रतिरोध हो जाएगा, पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध हो जाएगा आंतरिक प्रतिरोध प्लस बाह्य प्रतिरोध। तो यहाँ पर NR/M और प्लस कैपिटल R, ये हो गया पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब हम बात कर लेते हैं परिपथ में धारा। तब परिपथ में धारा, तो I बराबर कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल और बटे कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध। क्या बात है, कुल प्रतिरोध। तो I बराबर NE/, यहाँ पर हो जाएगा NR/M और प्लस कैपिटल R। इसको हम अगर थोड़ा सा हल करेंगे तो I बराबर हो जाएगा MN कैपिटल E/NR प्लस M कैपिटल R। अच्छा, यहाँ पर इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। अगर हम यहाँ पर तो धारा का मान इस प्रकार इतना आ जाएगा, इसमें जो भी मान होंगे रखेंगे। अगर हम चाहते हैं कि परिपथ में धारा का मान अधिकतम हो, तो इस स्थिति के लिए परिपथ में धारा का मान अधिकतम होने के लिए आपका NR और प्लस MR की वैल्यू न्यूनतम होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे परिपथ में धारा अधिकतम होने के लिए NR और प्लस MR का मान न्यूनतम होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है। अब न्यूनतम होना चाहिए, तो इसका मान न्यूनतम हमें निकालने के लिए हम मान सकते हैं कि NR और प्लस MR बराबर
अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख सकते हैं √NR, देख लेना भाई, √NR माइनस √MR का होल स्क्वायर और प्लस का आपका हो जाएगा 4 या 2 बाहर लिख लें तो 2√NMR कैपिटल R। अच्छा किस प्रकार हो जाएगा ज़रा देखिए, यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे तो आपका रूट हट जाएगा NR प्लस दूसरे का वर्ग MR और प्लस यहाँ माइनस दोनों के गुणनफल का 2 गुना, तो 2 गुना आपका कितना आ जाएगा 2NR और MR, इस प्रकार होगा। यहाँ इसका अगर हम इसको हम वर्ग करेंगे तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा इसको हम अंदर पहुँचाएंगे तो रूट में क्या हो जाएगा आपका, अच्छा नहीं, अच्छा करके देख लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। अच्छा NR प्लस MR बराबर, यहाँ अच्छा हम इसको करके दिखा रहे हैं, फिर इसको साफ कर देंगे। ये आपका हो जाएगा NR प्लस ये हो जाएगा MR और माइनस आपका दोनों के गुणनफल का 2 गुना, तो ये इस प्रकार हो जाएगा NM और स्मॉल r और कैपिटल R, माइनस का हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर आपका प्लस का है ऑलरेडी, तो ये प्लस माइनस के ये 2√NMR कैपिटल R, यही है इतना। अच्छा यहाँ से ये दोनों टर्म आपके कट जाएंगे, ये बच जाएगा। ठीक, तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि हम इस प्रकार से इनको लिख सकते हैं। अच्छा हमने लिख लिया। अब NR प्लस MR का मान न्यूनतम होना चाहिए। न्यूनतम होने के लिए जो √NR माइनस √MR का होल स्क्वायर है, इसका मान न्यूनतम होना चाहिए। न्यूनतम होने के लिए इसका मान ऋणात्मक होना चाहिए। लेकिन ये आपका एक पूर्ण वर्ग है तो इसका मान न्यूनतम नहीं हो सकता। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि √NR माइनस √MR का मान न्यूनतम होना चाहिए, न्यूनतम का मतलब ऋणात्मक होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर हम सीधा ऋणात्मक होना चाहिए। लेकिन ये एक पूर्ण वर्ग है इसलिए इसका मान ऋणात्मक नहीं होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऋणात्मक होना चाहिए, लेकिन ये एक पूर्ण वर्ग है इसलिए इसका मान ऋणात्मक होगा नहीं, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसी आधार पर √NR और माइनस √MR इक्वल हम 0 मान लेते हैं। ठीक है, 0 मान लिया तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि √NR बराबर आपका √MR हो गया। अच्छा यहाँ से रूट हट जाएगा दोनों पक्षों का, तो यहाँ से वर्ग करने पर तो यहाँ से NR बराबर MR हम कह सकते हैं, तो ये निकला। अच्छा अब यहाँ पर हम रख सकते हैं NR के स्थान पर MR। जब हम इसको अगर समीकरण 1 डाल दें और इसको समीकरण 2 डाल दें तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से। अच्छा समीकरण 1 व 2 से मान रखना धारा के अधिकतम मान के लिए, तो I बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम I मैक्सिमम भी लिख सकते हैं, तो I बराबर क्या हो जाएगा MNE अपान NR के स्थान पे आपको क्या लिखना है MR, तो ये आपका हो जाएगा 2MR। ठीक है, यहाँ से M आपका विदाई, तो I इक्वल आपका NE अपान 2R। तो इस प्रकार
परिपथ में धारा का मान निकलेगा। अगर हम यहाँ पर एम आर के स्थान पर एन आर रख दें, यदि एम आर इक्वल एन आर रख दें, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई बराबर आपका हो जाएगा एम एन कैपिटल ई अपान यहाँ पर 2 NR हो जाएगा। तब n से n कट जाएगा तो क्या निकलेगा, I बराबर एम ई अपान 2R। अच्छा, इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि यदि परिपथ का बाह्य प्रतिरोध न्यूनतम हो, तब परिपथ में धारा का मान एक पंक्ति में जितने भी सेल के विद्युत वाहक बल होंगे, जितनी भी मतलब एक पंक्ति में जितनी भी सेलें लगी होंगी, उनके विद्युत वाहक बल के बराबर धारा का मान हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 2R का मान न्यूनतम आता है। यहाँ पर अगर आंतरिक प्रतिरोध कम हो, आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो, तो हम कह सकते हैं जितनी भी पंक्तियों में सेलें लगी हुई हैं, ठीक है, जितनी पंक्तियां हैं उनमें प्रत्येक पंक्ति के सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर m पंक्तियां हैं, तो m जितनी भी हो, m का मान 2, 3, 4, एक सेल का विद्युत वाहक बल और जितनी भी पंक्तियां हों उसी हिसाब से धारा का मान बहेगा। मतलब एक सेल का जितना विद्युत वाहक बल होगा उसमें हम पंक्तियों का गुणा कर देंगे तो वो आपका धारा का मान आ जाएगा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध होने पर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर 2R का मान नगण्य हो, यहाँ पर 2R का मान नगण्य हो तब। ठीक है, अच्छा, ये आपका हो गया है मिश्रित क्रम संयोजन। अच्छा, क्या बात थी, मिश्रित क्रम संयोजन लग रहा था बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मिश्रित क्रम संयोजन बहुत ही इजी है। आपको कुछ सेलों को श्रेणियों में जोड़कर उन श्रेणियों को परस्पर समांतर क्रम में जोड़ देना है। चलिए, ये आपका क्लियर हो गया। जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अच्छा, अब इसको हम साफ करते हैं। इसके बाद आपका आता है, ये तो भाई सेलों का संयोजन हो गया, सेलों को किस प्रकार जोड़ते हैं तो वो तो हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद में जानेंगे किरचॉफ के नियमों के बारे में। किरचॉफ कौन है भाई, इन्होंने क्या किया, किस प्रकार के नियम दिए। चलिए, किरचॉफ के नियमों के बारे में जान लेते हैं अच्छे से। अच्छा कॉन्सेप्ट है आपका किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम इम्पॉर्टेंट है, आते भी हैं, इनसे रिलेटिव न्यूमेरिकल भी। अच्छा, न्यूमेरिकल कभी कभी थोड़ा भाई टफ पड़ जाता है, ठीक है, लेकिन अगर आपको किरचॉफ के नियम अच्छे से आते हैं तो इनसे संबंधित जो भी आपका न्यूमेरिकल आएगा बहुत इजी से हल हो जाता है। तो यहाँ पर अब हम हेडिंग डाल देते हैं भाई, किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ ने मुख्यतः 2 नियम दिए हैं। जो पहला नियम है इसको हम संधि का नियम कहते हैं या धारा का नियम कहते हैं। अच्छा, इस नियम में, पहले नियम में इन्होंने क्या कहा, यहाँ पर हम संधि का नियम डाल देते हैं। संधि का नियम, किरचॉफ का जो पहला नियम है इसको हम संधि का नियम कहते हैं। इस नियमानुसार किसी भी परिपथ की किसी संधि पर, संधि का मतलब होता है जोड़, पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। अच्छा, किस प्रकार होता है, मान लेते हैं इसमें क्या किया जाता है, इस नियम में इन्होंने बताया है कि जो किसी संधि पर आने वाली धाराएं हैं, जो संधि की ओर आ रही होती हैं, उनको धनात्मक लेते हैं और जो संधि से जा रही होती हैं उनको ऋणात्मक लेते हैं। अब मान लीजिए भाई, यहाँ पर ये आपका ये एक तार रहा, ये तार हैं आपके चालक तार, ठीक,
इनसे विद्युत धाराएं कुछ में आ रही हैं, कुछ में जा रही हैं। अभी यहाँ पर हम मान लेते हैं ये I1 है आपका आ रहा है, और यहाँ पर I2 है ये भी आ रहा है। बकाया आपका जो I3 है वो जा रहा है, और I4 आपका जा रहा है, और ये आपका यहाँ पर जॉइंट है जिसको हम संधि बोलते हैं। क्या बात है। अब किरचॉफ के नियमानुसार किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, शून्य होता है। अब इन्होंने ये भी क्या कहा है कि जो संधि की ओर आ रही होती है धाराएं उनको हमेशा भाई धनात्मक लेना है। जो हमारी ओर आ रहा है मतलब संधि की ओर आ रहा है उसको धनात्मक लेना है। तो यहाँ पर I1 और प्लस I2 ये दोनों धनात्मक हो गए। अच्छा, संधि से जो बाहर जा रहा है उसको ऋणात्मक लेना है, तो माइनस का I3 हो गया और माइनस का I4 हो गया। और इन्होंने कहा कि मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, तो बराबर भाई हमने कर दिया 0 के, तो यहाँ पर बराबर 0 हो गया। अगर थोड़ा इसको हम बढ़ा दें तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं I1 प्लस I2 बराबर I3 और प्लस I4। तो इस प्रकार इसे धारा का नियम भी कहते हैं, जो आवेश संरक्षण के नियम को प्रदर्शित करता है। अच्छा, अब इनका आता है दूसरा नियम। दूसरा नियम है जिसको हम वोल्टता का नियम या बंद पाश का नियम भी बोलते हैं। चलिए इसको साफ कर दें। चलिए अब दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है वोल्टता का नियम या बंद पास का नियम। यहाँ पर वोल्टता का नियम मैं डाल देता हूँ, वोल्टता का नियम। तो वोल्टता का नियम क्या है? किसी भी परिपथ के बंद पास में या बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराएं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अरे सर आपने क्या बता दिया, कुछ समझ में ही नहीं आया। चलिए समझाने के लिए हम क्या करते हैं, एक बंद पास बना लेते हैं। मतलब हम एक परिपथ बना लेते हैं जिसमें कुछ भाग होंगे। अच्छा ये तो क्या बना दिया आपने, चलिए थोड़ा इसको हम सही कर लेते हैं। एक सेल ये लगी हुई है आपकी जिसका विद्युत वाहक बल E1 मान लेते हैं, और यहाँ पर एक सेल चलिए यहाँ पर मान लेते हैं। यहाँ पर आपकी एक सेल लगी है जिसका विद्युत वाहक बल E2 है, और यहाँ पर आपका प्रतिरोध लगा है, ये आपका रहा R1। यहाँ पर ये बाह्य प्रतिरोध है, ये बात इस बात को ध्यान रखना, और ये रहा I3। तो इस प्रकार के 3 प्रतिरोध। अच्छा A, B, C, D और E, F, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने एक चित्र बना दिया। अगर हम बंद पास की बात करेंगे तो हमारा बंद पास एक तो ये हो गया A, B, F, E, A, ठीक है। दूसरा बंद पास कौन सा हो गया, E, D, C, F, E, ये हो गए 2 बंद पास। अब किरचॉफ ने अपने नियम में अगर हम मान लें कि यहाँ से धारा बह रही है I1 तो यहाँ से धारा बहेगी I2, ठीक है। अच्छा यहाँ से आने वाली धारा और यहाँ से आने वाली धारा इस संधि पर मिलेंगी और फिर धारा जाएगी इधर, जाएगी कि नहीं। तो यहाँ पर अब किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य। तो आने वाली जो धाराएं I1 है I2 है इनको लेंगे धनात्मक, तो I1 प्लस I2 बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि I3 जा रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 और माइनस I3 बराबर 0, या I1 प्लस I2 बराबर I3। अच्छा I3 की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं I3 बराबर I1 और प्लस I2।
ठीक इस प्रकार से। अब इसकी जो धारा, इस सेल से जो धारा प्रवाहित होगी इधर आएगी, ठीक है, और इसके बाद में फिर जाएगी सेल के ऋण इलेक्ट्रोड पर। ये तो होता है ना। अच्छा, यहाँ से जो धारा निकलेगी वो इस प्रकार प्रवाहित होगी और यहाँ पर फिर इसके ऋण इलेक्ट्रोड पर जाएगी, यानी कि यहाँ पर केवल धारा आएगी I2 और यहाँ पर धारा का मान रहेगा केवल I1 और इस प्रतिरोध में धारा का मान रहेगा I1 और प्लस I2। तो अब वोल्टता के नियम में या बंद पास के नियम में क्या कहा, किसी भी परिपथ के किसी बंद पास में बहने वाली धाराएं तथा उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस नियम में उन्होंने ये भी बताया है कि बहने वाली धारा, अगर बहने वाली धारा की दिशा में हम चलें, ठीक है, तो जो हमारी दिशा में चल रही है धारा उसको हम धनात्मक लेते हैं और जो हमारी ओर आ रही होती है उसको लेते हैं ऋणात्मक। उसके बाद में जो विद्युत वाहक बल जिस धारा के दिशा में हम चल रहे हैं, तो अगर उधर की ओर जो विद्युत वाहक बल है हमारी ओर, विद्युत वाहक बल की दिशा किधर है, जिधर हम जा रहे हैं, तो उसको धनात्मक लेंगे और जिस विद्युत वाहक बल की दिशा हमारे विपरीत होती है उसको ऋणात्मक लेते हैं। अच्छा, विद्युत वाहक बल की दिशा को भी देख लेते हैं, इसकी दिशा इधर होगी और इसकी भी दिशा भी इधर होगी, इस प्रकार हो गई। तो यहाँ पर अगर हम बंद पास का नियम लगाएंगे तो यहाँ पर लिखना है हमें बंद पास आपका कौन सा है, A B F E A में, ठीक है, किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्या लगाएंगे। अब हम यहाँ इस धारा की दिशा में चल रहे हैं, इस धारा की दिशा में चलेंगे तो धारा यहाँ पर आ रही है, तो यानी कि I1 धारा हो गई, गुणे इसका संगत प्रतिरोध क्या है R1। अच्छा, यहाँ पर जो धारा है इस दूसरी सेल की है, तो ये हमारी, हम जब इधर जा रहे हैं तो धारा ये वाली इधर आ रही है, I2 इधर आ रही है, हम जा रहे हैं I1 की दिशा में, I2 इधर आ रहा है, दोनों विपरीत दिशा में हो गए, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे I2 और इसका संगत प्रतिरोध क्या है R2। अच्छा, बराबर, ये तो हो गई धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों के बीजगणितीय योग के। अब उस पास में लगे कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। तो यहाँ पर इस पास में हमने भाई चलना किधर से स्टार्ट किया, यहाँ से गाड़ी हमारी चली, ठीक है, तो ये विद्युत वाहक बल जो है वो हमारी दिशा में आ रहा है, लेकिन ये विद्युत वाहक बल उधर से भाई चला आ रहा है, ठीक है। अब हमारी विपरीत दिशा में हो गया, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी दिशा में है E1 हमारी दिशा में, अच्छा E2 हमारी, हम जा रहे हैं इधर, E2 आ रहा है इधर, तो E2 विपरीत दिशा में हुआ, तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे E2। तो ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर फिर लगाएंगे बंद पास कौन सा आपका है, अच्छा बंद पास अब आपका बचा है E, F, C, D और E में, इसमें भी किरचॉफ का द्वितीय नियम लगा देते हैं। तो इस नियम, अब यहाँ पर आपको देखना है, इस बंद पास में, यहाँ पर हमने देखा इस बंद पास में, ये जो बंद पास है इसमें आपकी 2 शैलें लगी हुई थी, तो 2 का विद्युत वाहक बल था। अब इस बंद पास की हम बात करेंगे तो इस बंद पास में एक ही सेल है आपकी, वो तो ऊपर दूसरे पास में थी भाई, उसका तो काम खत्म हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर धारा की बात करेंगे तो धारा आपकी दोनों आ रही हैं, तो अच्छा इसमें भी लगा देते हैं बहने वाली धारा, यानी कि I3 का मान क्या है, तो I3 पहले रख देते हैं I3 और उसका संगत प्रतिरोध क्या बात, संगत प्रतिरोध कितना है R3। अच्छा, फिर इसके बाद में हम यूँ आगे बढ़ने के बाद में यूँ मुड़ गए, ठीक है, तो वो भी हमारी दिशा में हो गई, तो प्लस यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा
I2, सिर्फ I2, क्योंकि इसमें धारा कौन सी बह रही है, I2, I1 तो ऊपर जाएगी यार। तो यहाँ पर इसका संगत प्रतिरोध क्या है, R2। अच्छा, बराबर। अब इसमें लगने वाले विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग, तो विद्युत वाहक बल तो भाई एक ही है, वो हम डाल देंगे यहाँ, लिख देंगे E2। अच्छा, ये हो गया आपका, चलो छोड़ो अभी छोड़ो, यहाँ पर I3 का मान रख देते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं I1 प्लस I2 R3 प्लस I2 R2 बराबर E2। तो ये हो गया समीकरण 2। तो बंद पास के नियम यानी कि किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार इस प्रकार के आपके दो समीकरण बनते हैं, और इन दोनों समीकरणों को हल करके धारा का मान, जो दो समीकरण हैं इनमें 7 मान आपके होते हैं, 7 राशियां हैं आपकी I1 I2, फिर उसके बाद में R1 R2 R3, फिर उसके बाद में E1 E2। तो इस प्रकार से 7 मान आपके हैं। 7 में आपको मिनिमम 5 या 6 मान दिए जाएंगे। इसके बाद में आपसे 1 या 2 मान निकालने को होंगे। तो आप इन दोनों समीकरणों को हल करके शेष मान ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने समझ लिया, ठीक है। अगर इसी को हम थोड़ा और समझाने की कोशिश करें कि बाई चांस कुछ बच्चों के, अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई समझ में नहीं आया, अब समझ में नहीं आया दोबारा समझाइए। तो दोबारा समझाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको अच्छा बिगाड़ देते हैं। हाँ, अब इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। तो इसको भी साफ कर दें, चलिए इसको भी हमने साफ कर दिया। ये वोल्टता का नियम क्या है, समझ में नहीं आया तो समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम सिर्फ क्या करते हैं, एक परिपथ और बना लेते हैं। 1 2, अब यहाँ पर एक सेल यहाँ लगी है, एक सेल यहाँ लगी है, एक सेल यहाँ लगी है। इसका विद्युत वाहक बल E1 है, इसका विद्युत वाहक बल E2 और इसका विद्युत वाहक बल E3। यहाँ पर प्रतिरोध लगा है आपका, ये रहा वह प्रतिरोध R1, ये रहा वह प्रतिरोध R2, ये रहा वह प्रतिरोध R3 और ये रहा वह प्रतिरोध R4। तो इस प्रकार का हमने बना लिया। चलिए थोड़ा इसको अभी छोटा कर देते हैं, इसके बाद में इस R4 की भी बात कर लेंगे, पहले हम इतना ही देखते हैं। चलिए ठीक, इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब सेल का विद्युत वाहक बल, अगर हम इसकी दिशा देखेंगे, अब यहाँ पर हमें इस प्रकार का जब भी समीकरण दिया हो, इस प्रकार का जब भी परिपथ दिया हो, तो इस परिपथ में हमें ज़रूर इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि E1 बड़ा है या E2 बड़ा है या E3 बड़ा है, इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अच्छा, हम मान लेते हैं कि E1 इज़ ग्रेटर देन E2 और E2 इज़ ग्रेटर देन E3। जो E1 का मान है वो E2 से बड़ा है और E2 का मान है E3 से बड़ा है, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब यहाँ से जो इसकी धारा प्रवाहित होगी वो I1 होगी, इसकी जो धारा होगी I2 होगी और इससे जो धारा निकलेगी I3 निकलेगी। अलग अलग धाराएं होंगी सबकी। अच्छा, इससे जो धारा आएगी वो इधर आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको A, ठीक है, V, C, D और E और F इस प्रकार से लिख देते हैं। अब यहाँ पर धारा आएगी, इसकी धारा आएगी, इसकी भी धारा यहीं पर आएगी, तो इस प्रकार से होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी ये संधि हो गई, संधि हो गई तो यहाँ पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होगा। मतलब जो आने वाली धाराएं हैं उनको हम प्लस में लेंगे, जो जाने वाली धाराएं हैं उनको माइनस में लेंगे, दिशा प्लस माइनस की होगी। अच्छा,
यहाँ पर अगर हम बात करेंगे इस प्रतिरोध की, तो इस प्रतिरोध में केवल धारा I1 बहेगी। अच्छा, इस प्रतिरोध की अगर हम बात करेंगे तो इस प्रतिरोध में धारा कौन सी बहेगी, यहाँ से ये जाएगी इधर, तो इसमें सिर्फ धारा बहेगी I2 और इसमें जो धारा बहेगी वो होगी I3। तो इस प्रकार की धाराएं होंगी। अब हम एक एक बंद पास के लिए समझ लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बंद पास, बंद पास। अच्छा, हम इनको नाम दे देते हैं, कहाँ इतना कुछ लिखेंगे, 1 और 2। तो यहाँ पर हम लिखते हैं बंद पास 1 के लिए। अब 1 के लिए किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाना है। तो यहाँ पर हमने ये लिखा है कि E1 इज ग्रेटर देन E2, मतलब E1 से जो धारा निकलेगी उसकी प्रधानता होगी, उच्च धारा होगी, क्योंकि इसका विद्युत वाहक बल उच्च है, इसलिए E1 का मान ज़्यादा होगा। E1 का मान ज़्यादा होगा तो ज़्यादा भाई, जिसका पलड़ा भारी उसके पीछे तो सब चलते हैं, हम भी चल लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। E1 मतलब I1 की दिशा में हम चल रहे हैं, तो I1 जा रही है किसमें, R1 में, तो इसका संगत प्रतिरोध क्या हो गया, R1। क्या बात है। अच्छा, जब हम I1 की दिशा में चल रहे थे तो I2 हमारे विपरीत मिली। अब I2 किस में जा रही है, R2 में, तो यहाँ -R2 हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक बात और कर लेते हैं, माइनस तो R2 हो गया, यहाँ पर जो धारा जाएगी वो आपकी होगी I2, ठीक है। लेकिन I2 यहाँ से जो धारा जाएगी वो भी तो इधर जाएगी, लेकिन यहाँ पर धारा सिर्फ आपकी I2 ही आएगी। तो इस प्रकार से -I2 और संगत प्रतिरोध कितना है, R2 बराबर। अब यहाँ पर विद्युत वाहक बल की बात कर लेते हैं। ये तो हमारी दिशा में है, ये हमारी विपरीत दिशा में, क्योंकि इसकी दिशा इधर होगी, इसकी भी दिशा इधर होगी और इसकी भी दिशा इधर होगी। तो जब हम इधर जा रहे हैं, ये इधर आ रहा है, तो E1 -E2 हो जाएगा। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा, दूसरे बंद पास में, तो यहाँ पर लिखेंगे बंद पास 2 में। तो बंद पास 2 में इसी प्रकार से चलेंगे। तो बंद पास 2 में 2 के लिए क्या कह रहा है, E2 इज ग्रेटर देन E3। जब E2 इज ग्रेटर देन E3 मतलब E2 का मान बड़ा है E3 से, तो I2 धारा की प्रधानता होगी। इस स्थिति में I2 की दिशा में हम चलेंगे। जब I2 की दिशा में हम चलेंगे तो यहाँ आ रहा है R2, इसका संगत प्रतिरोध। अच्छा, माइनस विपरीत दिशा में जा रहा है R3 यानी कि I3, और इसका संगत प्रतिरोध है R3 बराबर। अच्छा, हम जिसकी दिशा में चल रहे हैं तो वो क्या था, E2, बहुत बढ़िया। और जो हमारी विपरीत दिशा में आ रहा था उसको हम क्या कहेंगे, E3। तो यहाँ पर आपके इस प्रकार से 2 समीकरण बनके तैयार हो गए। इन दोनों समीकरणों को हल करके कुछ के मान दिए होंगे, बकाया जो भी आपसे पूछा जाए वो आप निकाल सकते हैं। चलिए, तो ये रहा आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब हम बात कर लेते हैं आगे क्या आने वाला है। चलिए साफ कर दें इसको, चलिए इसको साफ करते हैं। अच्छा, आगे आपका है, बहुत बढ़िया सार है भाई। क्या आ रहा है सर, आ रहा है आगे आपका व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु बहुत बढ़िया टॉपिक है। व्हीटस्टोन सेतु का आविष्कार सर व्हीटस्टोन ने किया था। व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने किया था। इसकी सहायता से किसी भी जटिल परिपथ में किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। अच्छा, ये तो व्हीटस्टोन सेतु के बारे में बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इन व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत की।
ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसके सिद्धांत की बात करते हैं। सिद्धांत इसका इस प्रकार है कि किन्हीं 4 प्रतिरोधों को एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, या किन्हीं 4 प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित करते हैं कि वो किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं को प्रदर्शित करें। ठीक। तत्पश्चात विकर्ण AC को, विकर्ण, अब समांतर चतुर्भुज है तो उसमें विकर्ण भी होंगे, विकर्ण AC को कुंजी के द्वारा एक सेल से जोड़ देते हैं या बैटरी से जोड़ देते हैं। विकर्ण BD को धारामापी के द्वारा एक दूसरी कुंजी K2 से जोड़ देते हैं। किस प्रकार जोड़ते हैं? ऐसे। यह आपका हम पहले बनाते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज बन जा भाई, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ही बनना है। अच्छा, यह आपका बन गया समांतर चतुर्भुज। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं P और Q R S आपके 4 प्रतिरोध हैं जो किसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं A B C D को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो विकर्ण AC है, AC को एक कुंजी K1 द्वारा एक सेल अथवा बैटरी से जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर हमने एक बैटरी लगा दी E वोल्ट की। ठीक है। विकर्ण BD को एक धारा मापी के द्वारा कुंजी K2 से जोड़ देते हैं। अच्छा, सर्वप्रथम कुंजी K1 को ऑन करके प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि कुंजी K2 को ऑन करने पर भुजा BD यानी कि आपका क्या लगा, धारामापी, धारामापी में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो। यह सिद्धांत हो गया। ठीक है। अच्छा, जब हमने कुंजी K1 को ऑन किया और फिर प्रतिरोधों को इस प्रकार संयोजित करते हैं कि गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न ना हो, मतलब इस स्थिति में बिंदुओं B व D पर उत्पन्न विभवांतर यानी कि बिंदुओं BD पर विभवांतर आपका 0 होगा, यानी कि धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। इसीलिए इसमें हम शून्य विक्षेप की स्थिति। अब यहाँ पर शून्य विक्षेप की स्थिति भी आ जाती है कि शून्य विक्षेप की स्थिति क्या होती है। तो शून्य विक्षेप की स्थिति में क्या होता है, किसी समांतर चतुर्भुज की किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होना चाहिए। यह आपकी संतुलन की स्थिति कहलाती है, शून्य विक्षेप की स्थिति। इसमें पूछा जाता है कि शून्य विक्षेप की स्थिति क्या होती है, तो किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होना चाहिए। तो ये हो गई शून्य विक्षेप की स्थिति। अगर ये यहाँ पर जो संलग्न भुजाएं हैं तो यहाँ पर 2 ये संलग्न भुजाएं हो गई, ये 2 संलग्न भुजाएं, तो इन भुजाओं का अनुपात शेष 2 भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, यानी कि P/Q बराबर R/S। ये आपकी शून्य विक्षेप की स्थिति कहलाती है, शून्य विक्षेप की स्थिति। ठीक है, शून्य विक्षेप की स्थिति में। अच्छा, अब ये शून्य विक्षेप की स्थिति आती किस प्रकार है।
अगर हम कुंजी K1 को ऑन करते हैं तो यहाँ से धारा I प्रवाहित होने लगती है, ये मान लेते हैं। अब धारा बिंदु A पर दो तारों में बट जाएगी, इसमें I1 मान लेते हैं और इसमें I2। अब यहाँ पर कुंजी K2 को हमने ऑन किया प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करके कि गैल्वेनोमीटर यानी कि धारा मापी में कोई विक्षेप उत्पन्न न हो। तो जो भुजा BD होगी आपकी, विकर्ण BD होगा, इसमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इस स्थिति में हमारे दो बंद पास बन गए। कौन सा? एक तो आपका हम पहले बंद पास कौन सा है आपका? A, B, D और A में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय नियम से लगाएंगे। तो यहाँ पर देखना, अब हम एक ही धारा की दिशा में चलेंगे। एक धारा की दिशा मान लेते हैं ऊपर की ओर जा रहे हैं भाई, I1 की दिशा में। तो I1, अब इसका संगत प्रतिरोध कौन सा हो गया? अच्छा, बहुत अच्छी बात है भाई, P। अब दूसरी दिशा, धारा I2 तो इधर दूसरी दिशा में जा रही है, तो इसका मतलब ये दूसरी दिशा में हो गई, तो इसकी दिशा किस प्रकार लेंगे? माइनस की। तो I2, अब इसका संगत प्रतिरोध R है तो R लिख लिया, बराबर इस पास में लगे कुल विद्युत वाहक बल। अच्छा, इस भुजा में कोई भी धारा नहीं बह रही है, तो इसका जो विद्युत वाहक बल होगा, विभवांतर शून्य आ रहा ना, बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होगा, तो विभवांतर शून्य होगा तो विद्युत वाहक बल कैसा होगा? शून्य होगा। ठीक है, क्योंकि विद्युत वाहक बल विभवांतर के इक्वल होगा। तो यहाँ पर विभवांतर, जब इन बिंदुओं पर विभवांतर शून्य आ रहा है, यानी कि इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। अच्छा, या हम इसको ऐसे ना लिखें, यहाँ पर हमने कह दिया कि इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो रही। चलिए, धारा प्रवाहित नहीं हो रही प्लस धारा 0। अच्छा, इसका संगत प्रतिरोध, गैल्वेनोमीटर का अगर हम प्रतिरोध मान लेते हैं कैपिटल G, तब विद्युत वाहक बल शून्य होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसको हम लिख सकते हैं I1P बराबर I2R, इस प्रकार भी हम कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ से इसको डाल देते हैं समीकरण नंबर 1। अब हमारा बंद पास कौन सा बचा? CBDC में। अब यहाँ पर इस तार में I1 धारा प्रवाहित हो रही है, इधर तो जाएगी नहीं धारा, तो ये वाली धारा I1 इधर ही तो होगी, यहाँ से I2 तो इसमें I2 तो ही होगी। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर बंद पास, क्या बात है, बंद पास कौन सा है? C, B और D, C में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। ठीक है। अच्छा, इसमें I1 की दिशा में हमने चलना प्रारंभ किया था भाई, तो I1 की दिशा में ही चलते रहेंगे। I1 संगत प्रतिरोध Q माइनस, ये तो दूसरी दिशा है, I2। अच्छा, यहाँ पर आपका क्या होगा? I2 के साथ कौन सा है भाई? I2 के साथ, अरे यस है, देख लीजिए। अच्छा, प्लस, या इसको हम माइनस का भी ले सकते हैं। I2 की दिशा में गए, यहाँ पर अगर धारा आती, पहली बात तो आ नहीं रही है, तो इसको हम माइनस का ले सकते हैं। तो माइनस आपका क्या हो जाएगा? 0 और इंटू G इक्वल आपका 0। यहाँ से I2 I1 Q इक्वल आपका I2S, समीकरण नंबर 2। हम क्या करते हैं, अच्छी सी भाषा में समीकरण 1 में भाग दे देते हैं समीकरण 2 का। बहुत बढ़िया, क्या निकल के आएगा आपका? जब समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देंगे तो I1P अपान I1Q बराबर I2R अपान I2S। ये I2 I1 और I2 चली गई भाई, I2 से I2 चला गया, I1 से I1 चला गया, तो P अपान Q बराबर R अपान S। तो इस प्रकार व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था आती है। सिद्धांत इसका
अवस्था हो गई, यानी कि इसी प्रकार से ये कार्य भी करता है। तो ये था आपका व्हीटस्टोन सेतु, उसका सिद्धांत, कार्यविधि और संतुलन की अवस्था। इसके बाद में आपका आता है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर एक और आता है आपका मीटर सेतु। क्या बात है, सेतु क्या, व्हीटस्टोन सेतु फिर मीटर सेतु। अरे भाई ये सेतु ही तो है, देखिए इधर धारा नहीं बह रही ना, ऊपर से धारा निकल जाती है, इधर से धारा निकल जाती है, ये भी सेतु है। आगे हम पढ़ेंगे मीटर सेतु। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, खुशहाल रहिए, स्वस्थ रहिए और घर पे आनंद के साथ पढ़ते रहिए अपने प्यारे सी यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है वाईफाई सक्सेस क्लासेस। थैंक यू।